सामंतवाद से पंजूवाद में संक्रमण पर वाद-विवाद पर मॉरिस डॉब व गाय बोइस के विचारों पर चर्चा कीजिए। मॉरिस डॉब और गाय बोइस दोनों ही इतिहासकार हैं, जिन्होंने सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। उनके विचारों में कुछ प्रमुख अंतर और विशेषताएं हैं, जो इस विषय पर उनके अध्ययन को अद्वितीय बनाते हैं। मॉरिस डॉब के विचार। मॉरिस डॉब ने अपने विचारों को मुख्यतः मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों के माध्यम से हुई। एक, आंतरिक संघर्ष। सामंतवाद के भीतर आंतरिक संघर्ष और विरोधाभास उत्पन्न हुए जिसने इसके पतन को तेज किया। 2, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में बदलाव और नए तरीकों का विकास। 3, व्यापार का विस्तार। व्यापार और वाणिज्य के विस्तार ने सामंतवाद को कमजोर किया और पूंजीवाद की नींव रखी। 4, मजदूर वर्ग का उभार। मजदूर वर्ग का उभार और श्रम बाजार का विकास, जिसने पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गाय बोइस के विचार। गाय बोइस ने सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण को अधिक व्यापक ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा। उनके विचार निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। 1, सामाजिक संरचना में बदलाव। सामंती समाज की सामाजिक संरचना में धीरे धीरे बदलाव आया, जिसमें नए सामाजिक वर्गों का उभार हुआ। 2, आर्थिक संरचना का परिवर्तन। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक और व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। 3, तकनीकी विकास। तकनीकी और वैज्ञानिक विकास ने उत्पादन के नए तरीकों को जन्म दिया। 4, संस्कृति और मानसिकता का परिवर्तन। लोगों की मानसिकता और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में बदलाव आया जिसने पूंजीवादी मूल्यों को बढ़ावा दिया। तुलना और मतभेद। 1, डॉब का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मॉरिस डॉब ने मुख्यतः आर्थिक और वर्ग संघर्ष को प्राथमिकता दी है, जो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार होता है। 2, बोइस का व्यापक दृष्टिकोण। गाय बोइस ने अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों का भी समावेश है। इन दोनों इतिहासकारों के विचार सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण की जटिलता और विविधता को समझने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। जहां मॉरिस डॉब ने आर्थिक कारकों पर जोर दिया, वहीं गाय बोइस ने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को भी महत्वपूर्ण माना। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में विकसित हुई प्रारंभिक मुद्रण संस्कृति की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में मुद्रण संस्कृति का विकास एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसने समाज, राजनीति, धर्म और विज्ञान के कई पहलुओं को गहरे रूप से प्रभावित किया। इसकी शुरुआत जोहान्स गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से मानी जाती है, जो लगभग 1440 के आसपास हुआ था। प्रारंभिक मुद्रण संस्कृति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। 1, ज्ञान और सूचनाओं का प्रसार। मुद्रण प्रेस के आविष्कार ने पुस्तकों और अन्य लिखित सामग्रियों का उत्पादन तेज कर दिया, जिससे ज्ञान और सूचनाओं का प्रसार व्यापक स्तर पर हुआ। इसने किताबों की उपलब्धता बढ़ाई और उन्हें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया। 2, धार्मिक सुधार। प्रिंटिंग प्रेस ने धार्मिक सुधार, रिफॉर्मेशन, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्टिन लूथर के 95 थीसिस, जो 1517 में प्रकाशित हुए, मुद्रण प्रेस के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित हुए और कैथोलिक चर्च की आलोचना के विचारों को फैलाने में मदद मिली। 3, साहित्य और संस्कृति का विकास। मुद्रण संस्कृति ने साहित्य और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शेक्सपियर जैसे लेखकों के कार्य व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचे, जिससे साहित्यिक संस्कृति का उभार हुआ। 4, विज्ञान और अनुसंधान। मुद्रण प्रेस ने वैज्ञानिक खोजों और अनुसंधानों के प्रसार को भी सुगम बनाया। वैज्ञानिक पुस्तकों और शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिससे वैज्ञानिक समुदाय के भीतर विचारों का आदान प्रदान बढ़ा और वैज्ञानिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। 5, शिक्षा और साक्षरता। प्रारंभिक मुद्रण संस्कृति ने शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा दिया। पुस्तकों की बढ़ती उपलब्धता ने शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया और साक्षरता दर में वृद्धि हुई। 6, राजनीतिक विचारों का प्रसार। राजनीतिक विचारों और सिद्धांतों का प्रसार भी मुद्रण संस्कृति के माध्यम से हुआ। जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और अन्य राजनीतिक विचारकों के कार्यों का व्यापक रूप से प्रसार हुआ, जिससे आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का विकास हुआ। 7, सेंसरशिप और नियंत्रण। मुद्रण संस्कृति के विकास के साथ ही सरकारें और धार्मिक संस्थाएं मुद्रित सामग्री पर नियंत्रण और सेंसरशिप लगाने की कोशिश करने लगीं। विभिन्न विचारधाराओं और राजनीतिक विचारों के प्रसार को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए। 8, मुद्रण व्यापार और आर्थिक प्रभाव। मुद्रण प्रेस ने मुद्रण व्यापार और संबंधित उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया। कागज उत्पादन, पुस्तक बाइंडिंग और वितरण नेटवर्क का विकास हुआ, जिसने यूरोप की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्ष।
प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में मुद्रण संस्कृति का विकास एक क्रांतिकारी घटना थी जिसने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक जीवन के कई पहलुओं को बदल दिया। इसका प्रभाव दूरगामी और स्थायी था, जिसने आधुनिक समाज की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक बागान अर्थव्यवस्थाओं की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। प्रारंभिक बागान अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका, कैरेबियन और एशिया के उपनिवेशों में विकसित हुईं। ये अर्थव्यवस्थाएं बड़े पैमाने पर एकल फसलों, कैश क्रॉप्स, के उत्पादन पर निर्भर थीं, जिन्हें यूरोप और अन्य बाजारों में निर्यात किया जाता था। प्रमुख विशेषताएं: एक एकल फसलों पर निर्भरता। बागान अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः गन्ना, तंबाकू, कॉफी, कपास और चाय जैसी एकल फसलों के उत्पादन पर आधारित थीं। ये फसलें यूरोपीय बाजारों में उच्च मांग में थीं और बड़े पैमाने पर निर्यात की जाती थीं। 2 श्रम प्रणाली। बागानों में श्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अफ्रीकी गुलामों का व्यापक पैमाने पर उपयोग किया गया। दास व्यापार ने इन अर्थव्यवस्थाओं को सस्ता और अधिकतम श्रम प्रदान किया, जिससे उत्पादन लागत कम हुई और मुनाफा बढ़ा। 3 भूमि और संसाधनों का दोहन। बागानों के लिए बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता होती थी। स्थानीय संसाधनों का अधिकतम दोहन किया गया, जिसमें भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शामिल था। 4 उत्पादन की विधियां। बागानों में कृषि उत्पादन के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी विधियों का उपयोग किया गया। सिंचाई प्रणाली, फसल चक्र और उर्वरक जैसे तरीकों का प्रयोग किया गया। 5 आर्थिक असमानता। बागान अर्थव्यवस्थाएं अत्यधिक असमान थीं। थोड़े से यूरोपीय मालिकों का विशाल संपत्ति और उत्पादन पर नियंत्रण था, जबकि अधिकांश श्रमिक गरीबी और शोषण का सामना कर रहे थे। 6 स्थानीय समुदायों पर प्रभाव। बागान अर्थव्यवस्थाओं ने स्थानीय समुदायों और उनकी पारंपरिक कृषि प्रणालियों को नष्ट कर दिया। स्थानीय संस्कृति, सामाजिक ढांचा और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। निष्कर्ष: प्रारंभिक बागान अर्थव्यवस्थाएं उपनिवेशवाद के युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता थीं। इन्होंने वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन साथ ही सामाजिक और आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय क्षति और सांस्कृतिक विनाश भी लाए। इन अर्थव्यवस्थाओं का प्रभाव आज भी उन क्षेत्रों में देखा जा सकता है जहां वे स्थापित हुई थीं। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में मूल्यों की वृद्धि की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप 15वीं से 18वीं शताब्दी में मूल्यों की वृद्धि, जिसे प्राइस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक घटना थी। यह समय यूरोप में कीमतों में लंबी अवधि की और व्यापक वृद्धि के लिए जाना जाता है। इस वृद्धि के कई कारण और प्रभाव थे, जो उस समय की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित करते थे। प्रमुख कारण: 1 सोने और चांदी की आपूर्ति में वृद्धि। नई दुनिया, अमेरिका की खोज और उपनिवेशवाद के विस्तार के परिणामस्वरूप यूरोप में बड़ी मात्रा में सोने और चांदी का आगमन हुआ। विशेष रूप से स्पेन और पुर्तगाल ने अमेरिका से विशाल मात्रा में सोना और चांदी निकाला, जिससे मुद्रा आपूर्ति में भारी वृद्धि हुई। 2 जनसंख्या वृद्धि। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अधिक जनसंख्या का मतलब था कि अधिक लोग खाद्य और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कर रहे थे, जिससे कीमतों में वृद्धि हुई। 3 व्यापार और वाणिज्य का विस्तार। वैश्विक व्यापार के विस्तार ने यूरोप में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। आयातित वस्तुओं की बढ़ती मांग और व्यापारिक मार्गों के विस्तार ने भी मूल्य वृद्धि में योगदान दिया। 4 युद्ध और सैन्य खर्च। इस अवधि में लगातार युद्धों और सैन्य अभियानों ने सरकारी खर्चों में वृद्धि की, जिसके लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। इसके परिणामस्वरूप मुद्रा का अधिक प्रचलन हुआ और मुद्रास्फीति बढ़ी। प्रमुख प्रभाव: 1 मुद्रास्फीति। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि देखी गई। कृषि उत्पाद, किराना, कपड़े और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं अधिक महंगी हो गईं। 2 मजदूरी और जीवन स्तर। कीमतों की वृद्धि के बावजूद मजदूरी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। इससे सामान्य श्रमिकों और गरीब वर्ग के लोगों का जीवन स्तर गिरा। उनकी क्रय शक्ति कम हो गई और वे कठिनाइयों का सामना करने लगे। 3 सामाजिक असमानता। मूल्य वृद्धि ने सामाजिक असमानता को और बढ़ा दिया। धनी जमींदारों और व्यापारियों को लाभ हुआ, जबकि गरीब किसान और श्रमिक वर्ग को नुकसान उठाना पड़ा। 4 आर्थिक नीतियों में परिवर्तन। मूल्य वृद्धि ने आर्थिक नीतियों और प्रबंधन में बदलाव की आवश्यकता उत्पन्न की। सरकारों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मुद्रा स्थिरता बनाए रखने के लिए नई नीतियों को अपनाया। निष्कर्ष:
प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में मूल्यों की वृद्धि एक जटिल और बहुआयामी घटना थी जिसने यूरोपीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। इसके कारण और प्रभाव आज भी आर्थिक इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों और नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप पर सुधार, रिफॉर्मेशन, के प्रभाव की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सुधार, रिफॉर्मेशन, का प्रभाव बहुत गहरा और बहुआयामी था। 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ यह धार्मिक आंदोलन, विशेष रूप से मार्टिन लूथर के नेतृत्व में, कैथोलिक चर्च की धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों को चुनौती देने और नए प्रोटेस्टेंट धर्मों की स्थापना के लिए जाना जाता है। इसने यूरोप के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को कई तरीकों से बदल दिया। धार्मिक प्रभाव। एक, प्रोटेस्टेंट धर्मों का उभार। सुधार आंदोलन ने कैथोलिक चर्च के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया और कई नए प्रोटेस्टेंट संप्रदायों का गठन हुआ, जैसे कि लूथरन, कैल्विनिस्ट और एंग्लिकन चर्च। इससे यूरोप में धार्मिक विविधता बढ़ी। 2, धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विश्वास। सुधार ने धार्मिक विश्वास में व्यक्तिगत विवेक और स्वतंत्रता पर जोर दिया। लोगों को धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ने और समझने का अधिकार मिला, जिससे धार्मिक अनुभव अधिक व्यक्तिगत हो गया। सामाजिक प्रभाव। एक, शिक्षा और साक्षरता। सुधार के दौरान शिक्षा और साक्षरता पर जोर दिया गया ताकि लोग बाइबिल को स्वयं पढ़ सके। इसके परिणामस्वरूप स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना बढ़ी और आम जनता के बीच साक्षरता दर में वृद्धि हुई। 2, समाज में परिवर्तन। सुधार आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धार्मिक मतभेदों को जन्म दिया, जिससे सामाजिक तनाव और संघर्ष बढ़े। धार्मिक सहिष्णुता और सहअस्तित्व की नई अवधारणाएं भी विकसित हुईं। राजनीतिक प्रभाव। एक, राजनीतिक शक्ति का पुनर्वितरण। कैथोलिक चर्च की राजनीतिक शक्ति को चुनौती देने के कारण कई यूरोपीय राजाओं और शासकों ने अपने क्षेत्रों में धार्मिक सुधारों को अपनाया और चर्च की संपत्तियों और अधिकारों पर नियंत्रण किया। इसने राज्य की शक्ति को बढ़ाया और राष्ट्रीय चर्चों का गठन हुआ। 2, धार्मिक युद्ध और संघर्ष। सुधार आंदोलन ने यूरोप में कई धार्मिक युद्धों और संघर्षों को जन्म दिया, जैसे कि 30 साल का युद्ध 1618 से 1648, जिसने पूरे महाद्वीप को प्रभावित किया और राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया। सांस्कृतिक प्रभाव। एक, कलात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन। सुधार ने धार्मिक कला और संगीत में भी परिवर्तन लाए। प्रोटेस्टेंट चर्चों ने सरल और अधिक व्यक्तिपरक धार्मिक कला को प्रोत्साहित किया, जबकि कैथोलिक चर्च ने काउंटर रिफॉर्मेशन के दौरान बारोक कला को बढ़ावा दिया। 2, नैतिक और धार्मिक विचारधारा में बदलाव। सुधार ने नैतिकता और धार्मिक विचारधारा में परिवर्तन लाए। काम और व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया, जिससे पूंजीवाद के विकास में भी योगदान हुआ। निष्कर्ष। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सुधार का प्रभाव व्यापक और गहरा था। इसने धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक संरचनाओं, राजनीतिक शक्तियों और सांस्कृतिक धारणाओं को बदल दिया। सुधार आंदोलन ने यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रस्तुत किया और आधुनिक यूरोपीय समाज की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जागरण पर लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। पुनर्जागरण, रिनेसांस, 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का एक सांस्कृतिक, कला, विज्ञान और विचारधारा का आंदोलन था, जो यूरोप में मध्ययुगीन युग के बाद आया। यह आंदोलन इटली में शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। पुनर्जागरण का मुख्य उद्देश्य प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यताओं की कला, साहित्य और ज्ञान को पुनर्जीवित करना था। इस काल में लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो और राफेल जैसे महान कलाकारों और दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह युग वैज्ञानिक खोजों, नई कलात्मक तकनीकों और मानवतावादी विचारों के विकास के लिए भी जाना जाता है। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में मुद्रण संस्कृति पर लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में मुद्रण संस्कृति का विकास 15वीं शताब्दी में जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से हुआ। इसने पुस्तकों और लिखित सामग्रियों का उत्पादन सस्ता और तेजी से संभव बना दिया। मुद्रण संस्कृति ने ज्ञान और सूचनाओं के प्रसार को बढ़ावा दिया, जिससे शिक्षा और साक्षरता में वृद्धि हुई। धार्मिक सुधार, रिफॉर्मेशन, के दौरान मार्टिन लूथर की 95 थीसिस जैसी रचनाएं तेजी से फैलीं, जिससे धार्मिक और सामाजिक बदलाव आए। विज्ञान, राजनीति और साहित्य में भी मुद्रण संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिससे विचारों का आदान प्रदान और नवाचार तेज हुआ। व्यापार व सामंतवाद के पतन पर पॉल स्टीजी के विचार पर लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। पॉल स्टीजी के अनुसार व्यापार के विस्तार और सामंतवाद के पतन के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध था।
उन्होंने तर्क दिया कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार और शहरीकरण ने सामंती ढांचे को कमजोर किया। व्यापार के विकास ने धन के नए स्रोतों को उत्पन्न किया जो सामंती भूस्वामियों पर निर्भर नहीं थे। इसने एक नव उद्यमी वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, को जन्म दिया जिसने आर्थिक और राजनीतिक शक्ति हासिल की। स्टीजी का मानना था कि बाजार अर्थव्यवस्था का विकास, मुद्रा का प्रचलन और श्रम के लिए भुगतान प्रणाली ने सामंतवाद की आत्मनिर्भरता और अधीनता के ढांचे को चुनौती दी। इस आर्थिक परिवर्तन ने सामंती समाज की संरचना और उसकी सत्ता को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में कॉलिंग की अवधारणा पर लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में कॉलिंग की अवधारणा एक धार्मिक और सामाजिक धारणा थी जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म, जीवन और समाज में अपना स्थान धार्मिक रूप से स्थापित करना चाहिए। यह अवधारणा खासकर प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास के साथ जुड़ी है, जहां धार्मिक विश्वास और कार्य में व्यक्ति की प्राथमिकता थी। माना जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर द्वारा निर्धारित या कॉल किया गया है, जिसके माध्यम से वह अपने कार्य को समर्पित करता है और समाज में अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इससे धार्मिक समाज में सार्वभौमिक समझावा और आत्मसमर्पण की भावना उत्पन्न होती थी। पश्चिमी निरंकुशता की विशेषताएं पर लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। पश्चिमी निरंकुशता की विशेषताएं निम्नलिखित है। एक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पश्चिमी निरंकुशता में व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। इसमें समाज में अपनी भावनाओं और विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की प्रेरणा होती है। 2, न्यायाधीनता और अधिकार। यहाँ पर न्यायाधीनता का मानवाधिकारों के साथ संबंध गहरा होता है, जिससे सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलते हैं। 3, स्वतंत्र सोच और अभिव्यक्ति। निरंकुशता के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता है अपने धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विचारों का व्यक्तिगत और सार्वभौमिक स्तर पर अभिव्यक्ति करने की। 4, विविधता और समानता। पश्चिमी निरंकुशता विविधता को स्वीकार करती है और समानता के मानक को प्रोत्साहित करती है, जहां सभी व्यक्ति अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं के आधार पर मान्यता प्राप्त करते हैं। 5, अनुसंधान और प्रगति। यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निरंकुशता है, जिससे नई विचारधाराओं और प्रगति की समर्थन को मिलता है। इन विशेषताओं के संयोजन से पश्चिमी निरंकुशता एक समृद्ध और प्रगतिशील समाज के रूप में परिभाषित होती है।